वोट चोरी के सवालों का जवाब दिया नहीं गया तो सड़क पर उतर आए विपक्ष का मार्च रोक दिया गया। जिन लोगों को यह शिकायत रहती है कि विपक्ष दिखाई नहीं देता, उन्हें देखना चाहिए कि विपक्ष दिखाई ही ना दे, उसके लिए दिल्ली की सड़कों से लेकर गोदी मीडिया के स्टूडियो में क्या क्या किया गया। इस मार्च ने बता दिया कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब यह लड़ाई पूरे विपक्ष की हो चुकी है। क्या लोकसभा का चुनाव विपक्ष से छीना गया? बीजेपी हार रही थी, यह तो सबको दिखा। 300 सीट का दावा हवा में उड़ गया और 240 सीटें ही आई। शक तब भी था, शक अब गहरा हो गया है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने हड़बड़ी में आरोप नहीं लगाए, 15 महीने के बाद आरोप लगाया और इसके लिए 6 महीने मेहनत की। उनकी मेहनत की प्रामाणिकता ही है कि आज पूरा विपक्ष फिर से एकजुट हो गया। जिस इंडिया गठबंधन का शोक समाचार पढ़ा जा चुका था, वह फिर से जिंदा नजर आया। इस सवाल को लेकर कि वोट चोरी हो रही है, क्या लोकसभा के चुनाव में चोरी की गई, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में क्या चोरी हुई है और क्या बिहार में चोरी की तैयारी की जा रही है। इस मार्च के जरिए राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि उनका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं था और वे शपथ पत्र हो या एफआईआर हो, इन धमकियों से रुकने वाले नहीं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर सारे विपक्ष को सड़क पर उतार दिया है और एकजुट भी किया। आज विपक्ष के तमाम नेता पूरे दमखम के साथ उतरे थे। अखिलेश यादव ने खुद बैरिकेड फांदकर समाजवादी पार्टी के सांसदों में जोश पैदा कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी उमस भरी गर्मी के बाद भी आक्रामक नजर आए, नारे लगाते हुए। राजद सांसद मनोज झा भी दिखे। प्रियंका गांधी सड़क पर बैठकर नारे लगाने लग गई। ईडी के डर से टूट जाने वाला, दुबक जाने वाला विपक्ष आज उस डर से आजाद नजर आया। चुनाव आयोग के भीतर बैठे लोग इस मार्च को लेकर क्या सोच रहे होंगे? क्या चोरी का आरोप उन्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा होगा? आखिर इस मार्च को क्यों रोका गया? राहुल गांधी ने कहा वो असल में बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी यही है, सच्चाई देश के सामने है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, संवैधानिक है। उसे बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसलिए हमें साफ साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। यह मार्च बता रहा है कि राहुल गांधी वोट चोरी के सवालों को लेकर बार बार लौटने वाले हैं। मार्च को क्यों रोका गया? अगर सरकार खुद को बेदाग समझती है तो उसे विपक्ष के सांसदों को चुनाव आयोग तक जाने के लिए रास्ता बनाना चाहिए था। सरकार ने जांच की मांग क्यों नहीं की? सरकार को पता है कि तृणमूल कांग्रेस ने भी वोटर लिस्ट को लेकर जायज सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं, हलफनामा दिया, कार्रवाई नहीं हुई। एनसीपी ने भी सवाल उठाए हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा की सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर का मामला उठाया है, एक एक फर्जी वोट की पहचान की है, विपक्षी दलों को अपने पुराने सवालों में फिर से यकीन हो आया। सबने उठाया जरूर मगर छोड़ दिया था। गोदी मीडिया ने उन्हें मुर्दा बना दिया, लेकिन अब ये सवाल बिना गोदी मीडिया के फिर से जिंदा हो गए हैं। इस बस में ठूस कर विपक्ष के सांसदों को संसद मार्ग ले जाया जा रहा है। लेकिन यह दृश्य बता रहा है कि वोट चोरी को अब जेल और गोदी मीडिया की खबरें बदलकर नहीं दबा सकते हैं। यह सवाल जनता के बीच पहुंच चुका है, पहुंचाया जाने वाला है। भारत के इतिहास में चुनाव आयोग की साख पर कभी इतना बड़ा सवाल नहीं उठा और चुनाव आयोग इन सवालों से भागता हुआ भी कभी नहीं दिखा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास कोई सत्ता नहीं है, सिर्फ सवाल ही तो हैं और उनके सवालों से इतना डर कि 10 अगस्त को ही समय मांगा गया कि 11 अगस्त को विपक्ष के सांसद मार्च करेंगे। आयोग से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। आयोग पर यह आरोप साधारण नहीं है, उस पर बीजेपी के लिए चोरी करने का आरोप है। नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने। समाचार एजेंसी एएनआई ने मार्च शुरू होने से पहले आयोग के सचिवालय का एक पत्र पोस्ट किया है, जिसमें जयराम रमेश को 12 बजे मिलने का समय दिया गया है। लिखा है कि जगह की कमी की वजह से केवल 30 नाम दिए जाएं। नीचे एएनआई ने अपनी तरफ से लिखा है, अभी तक यानी सुबह 8:45 बजे तक जयराम रमेश ने किसी का नाम नहीं दिया। जवाब में जयराम रमेश ने 10 अगस्त को अपने द्वारा भेजे गए पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा, विपक्ष ने शुरू से ही डेलीगेशन के मिलने की बात नहीं की थी। साफ साफ लिखा था कि अपने शांतिपूर्ण मार्च के बाद विपक्ष के सभी सांसद आयोग से मिलकर कई मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। मार्च के बाद, नोट कीजिए, बिहार के एसआईआर और देशव्यापी एसआईआर के बारे में भी बात करना चाहते हैं। जब विपक्ष ने सभी के लिए समय मांगा था तो फिर आयोग ने 30 लोगों की सीमा क्यों लगाई? क्या दिल्ली में 30 से ज्यादा लोगों के मिलने बैठने की कोई जगह नहीं? जाहिर है यह बातचीत नहीं हुई क्योंकि विपक्ष को मार्च करने नहीं दिया गया, उनके सांसदों को डिटेन किया गया और 1:30 बजे के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। एक दौर था जब बाहुबली वोट लूटकर चुनाव जीत जाते थे। आज चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप है और आयोग बाहुबली की तरफ बर्ताव कर रहा है। कभी शपथ पत्र मांगता है, कभी एक वोटर की प्राथमिक जांच करता है, कभी कहता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देंगे, कभी ऐसा डेटा देता है कि आप मशीन से नहीं पढ़ सकते। तो बिहार में एसआईआर की पीडीएफ फाइल हटाकर उसे खराब स्कैन कॉपी में बदल देता है ताकि नागरिक आसानी से नहीं पढ़ सकें और गलतियां पकड़ में ना आए। आयोग की हिम्मत देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहता है कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं मगर इनकी लिस्ट नहीं दी जाएगी। आखिर आयोग को क्या छिपाना है? It is critical that we expose
वोटर चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए, प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है, आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत के चुनाव आयोग को बदल दिया है। 4 दिन हो गए, साफ है आयोग के पास ऐसा कोई जवाब नहीं जिससे उसकी बातों में नैतिकता झलके, सच्चाई का दम दिखे। आयोग से इतना नहीं कहा जा रहा है कि ठीक है हम जांच करते हैं। इस बार आरोप तंत्र पर लगा है, यंत्र पर नहीं। यंत्र और तंत्र का अंतर समझना होगा। उम्मीद रही होगी कि राहुल गांधी यंत्र को लेकर आरोप लगाएंगे, लेकिन वे तो लगातार तंत्र को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। उन्होंने तंत्र के खेल को पकड़ लिया है जो वोटर के नाम जोड़ने और हटाने से जुड़ा है। इतनी तैयारी और उदाहरणों के साथ पहली बार वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ का तंत्र एक्सपोज किया गया, वरना यंत्र की बात आती थी और आयोग के लिए शेरो शायरी करना आसान हो जाता था। तंत्र की बात आई तो मुंह में दही जम गया है। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? आप हमारा यह वीडियो पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक, कई बार भी देखिए। हमने कई कड़ियों को जोड़ा है ताकि भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की हिम्मत जिन लोगों ने की है, उनकी करतूत का रिकॉर्ड ठीक से आपके बीच में रहे। उन्हें लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों के बारे में जानकारी समग्र रूप से आए। आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो हैं। एक 16 मार्च 2024 का है, तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का। उनके हाथ में भारत की अदालतों के 40 फैसलों को जुटाकर बनाई गई एक किताब है। इसे लहरा लहरा कर यंत्र पर लगे आरोपों का बचाव कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होगा कि सवाल बदल चुका है। राहुल गांधी के हाथ में आयोग का ही दिया हुआ वोटर लिस्ट है और 6 महीने के बाद निकला सॉलिड आरोप कि 1 लाख फर्जी वोटर एक विधानसभा में कहां से आ गए और बेंगलुरु सेंट्रल का नतीजा कैसे बीजेपी के पक्ष में चला गया। किसे पता था कि राहुल गांधी नई किताब लेकर आ जाएंगे और चुनाव आयोग की बोलती बंद हो जाएगी। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ गायब है, कोई बयान नहीं, कोई जवाब नहीं, कहां किस हाल में। लोग पूछ रहे हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहां हैं? कम से कम इस मौके पर 2-4 शेर ही सुना दे। भारत के लोकतंत्र के महान शायर और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं कहां? क्या किसी गोदी चैनल को नहीं मिल रहे? यही नहीं, सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी हो रहा है कि वे क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वे क्यों चुप हैं। राजीव कुमार ने विपक्ष को सीधे सीधे टूल किट तो नहीं कहा, मगर डिजाइन और पैटर्न की बात में जोड़कर टूल किट की चर्चा सामने ला दी। There is a pattern, there is a design. I am not saying toolkit, but there is a pattern, there is a design. Let us understand this. आज वो डिजाइन और पैटर्न समझ में आ गया, सबके सामने आ गया है। पता चल रहा है कि वोटर लिस्ट किस तरह से तैयार की जा रही है और इसके जरिए क्या क्या खेल हो सकता है। अगर एक विधानसभा में 1 लाख वोटर फर्जी हैं, तो फिर चुनाव आयोग ही बताए किसका डिजाइन और पैटर्न है। क्या वो अब लोगों से लाठी की धौंस दिखाकर अपना सम्मान करवाएगा? कितनी अफसोस की बात है कि भारत जैसे देश में, लोकतांत्रिक देश में, शनिवार और रविवार के दिन लोग ट्विटर पर बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त को याद करने लगे। क्या भारत के आयोग की यही हैसियत हो गई है? इसी जून में बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार, कुछ दिनों के बाद बांग्लादेश के अगले चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए गए थे, वे भी गिरफ्तार कर लिए गए। क्या भारत के चुनाव आयोग की तुलना अब बांग्लादेश के चुनाव आयोग से की जाएगी? ऐसा कब हुआ था? वोट की चोरी का आरोप इतना हल्का भी नहीं कि आप दूसरी बड़ी खबरों से इसे दबा देंगे। अचानक वायुसेना के प्रमुख का बयान आ जाता है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर मोहन भागवत का बयान आ जाता है, तो अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट आ गई है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि आप अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये हालत है मोदी सरकार में जांच एजेंसियों की, तो गोदी मीडिया के लिए खबरें बदली जा रही हैं, बदल भी सकती हैं। अभी वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए देश में बहुत कुछ हो सकता है, कोशिश कम नहीं होगी, लेकिन 4 दिनों से यह मुद्दा चर्चा में है। सवाल तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया इन सवालों को नहीं उठा रहा। गड़बड़ी होने पर एक एक वोटर की ऑडिट होनी चाहिए। खुद चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग को यह सुझाव दिया है। क्या आप भूल गए एसआईआर के विवाद के समय 15 जुलाई को टीडीपी के सांसदों ने आयोग से मुलाकात की थी, सुझाव दिया कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो तो इसकी ऑडिट कराई जानी चाहिए। तो अब यह मांग टीडीपी क्यों नहीं कर रही है? टीडीपी किसके लिए चुप है? एक चीज समझ लीजिए, हो सके तो पर्स में लिखकर रख लीजिए। यहां दांव पर राहुल गांधी के उठाए सवाल नहीं है,
यहां दांव पर है आपके वोट का अधिकार। यह चला गया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्या सीसीटीवी का फुटेज 45 दिनों तक रखने का ही नियम इसीलिए बदला गया? आज फुटेज होता तो चंद घंटों में दूध का दूध एंड वाटर का वाटर हो गया होता। मांग है कि 1 लाख वोटर की जांच हो। कर्नाटका के निर्वाचन अधिकारी एक वोटर शकुन रानी के मामले की प्राथमिक जांच कर रहे हैं। एक वोटर की। अगर आप एक वोटर की जांच कर सकते हैं तो अभी तक 1 लाख वोटर के फर्जी होने के दावों की जांच क्यों नहीं शुरू की आपने? 9 अगस्त को आयोग ने यह नोटिस जारी किया। लिखा कि एक वोटर शकुन रानी को लेकर राहुल गांधी का दावा सही नहीं। कर्नाटका के निर्वाचन अधिकारी ने राहुल से पूछा कि जब शकुन रानी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा एक ही बार वोट किया है, 2 बार नहीं। निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा की गई प्राथमिक जांच में सामने आया कि जिस कागज पर टिक लगा है उसे पोलिंग अफसर ने जारी नहीं किया। अपने नोटिस में निर्वाचन अधिकारी ने राहुल से वह कागज मांगे हैं जिनके आधार पर उन्होंने यह दावा किया कि शकुन रानी या किसी और ने उनके नाम पर 2 बार वोट किया है। इसे कहते हैं आंखों में मिर्ची झोंकना, धूल भी नहीं मिर्ची। एक वोटर की प्राथमिक जांच हो रही है, 1 लाख वोटर की नहीं। राहुल गांधी ने क्या सवाल किया है उसे भी समझिए। राहुल ने दावा किया कि शकुन रानी का मामला बताता है कि फॉर्म 6 का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हुआ है और इसी वजह से आयोग सीसीटीवी छिपा रहा है। अगर आयोग सीसीटीवी फुटेज दिखा दे तो पता चल जाएगा कि शकुन रानी के नाम पर किसने वोट किया। आयोग ने राहुल के सवाल को घुमा दिया है। इससे साफ है कि आयोग के पास जवाब नहीं। राहुल ने नहीं कहा कि शकुन रानी ने ही 2 बार वोट किया। ये देख लीजिए साइड पे, इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। शकुन रानी की उम्र 70 साल है। उनका नाम पहली बार वोट करने वाले फॉर्म 6 में है। आयोग के इस नोटिस में उम्र वाले सवाल को लेकर कुछ भी नहीं है, जबकि राहुल गांधी ने फॉर्म 6 में ऐसे कई वोटर की बात 95-98 तक है। ये मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, 33,000 लोग हैं, नाम है यहां पे सबके। ये आप देखिए, इनकी एज भी है, 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 57। यहां पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई नहीं। So this is new voter manufacturing. This is new voter manufacturing. ये है नया वोटर, यंग वोटर। इसी तरह यूपी के चुनाव अधिकारी ने आदित्य श्रीवास्तव पर बयान दिया तो सोशल मीडिया में लोगों ने रिसर्च कर आयोग के दावों को चुनौती दी। तो झूठ बोलने या हड़बड़ी में आधा अधूरा जवाब देने के कारण आयोग के अफसरों के खिलाफ ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। दरअसल राहुल गांधी ने जो पकड़ा है उससे साफ है कोई आपको उल्लू बना रहा है। भारत के किस वोटर के बाप का नाम LMNOP है? ये कौन सा बाप है जिसका नाम ILSDHFHUG है? ये किसके डैडी हैं जिनका नाम DFOIGOIDF है? क्या इलॉन मस्क ने इनका नाम रखा है? मस्क ने अपने बेटे का नाम XA12 रखा है, छोटा कर X कहा जाता है। महादेवपुरा का BLO मस्क का मामा तो नहीं लगता कि इतने साथ चल रहा है। बात छोड़िए, घर का पता 0 कैसे हो सकता है? महादेवपुरा में 30,000 वोटर का पता 0 कैसे हो गया? इसके लिए क्या कोई चुनाव अधिकारी बर्खास्त किया गया? किसी से शपथ पत्र की मांग की गई? किसी को जेल भेजा गया? आयोग बताए कि कैसे हो रहा है। कर्नाटका में ही नहीं, बिहार में भी हो रहा है। SIR क्यों हुआ बिहार में? दावा तो यही कर रहे थे कि इस तरह की गड़बड़ियों को ठीक करेंगे, लेकिन वहां तो 3 लाख घरों के आगे 0 लिखा है उनके पते के सामने। ये तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं। बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी SIR प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। अगर यही सब करना है तो वोटर लिस्ट भी बनाने की क्या जरूरत है? बिना चुनाव के ही रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिए। अगर इसी बात पर आ जाने की जिद है तो आयोग को जल्दी आ जाना चाहिए ताकि जनता देख ले कि यह चुनाव आयोग नहीं है, कुछ और है। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। इनका 2 एपिक नंबर सामने आया है। एक आदमी का एक ही एपिक नंबर हो सकता है। विजय सिन्हा पटना के बांकीपुर में भी वोटर हैं, लखीसराय में भी। इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने दोनों जगहों पर मतदान किया है। आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। नोटिस क्यों भेज रहा है? दोनों जगहों का वोटर लिस्ट देखकर आयोग ही बता दे कि विजय सिन्हा ने 2 जगहों पर मतदान किया है या नहीं। यह बताना तो आयोग का काम है। जो बातें हम लोग शुरू से कहते आए हैं वो स्पष्ट है कि ये
माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार एफिडेविट दिए होंगे कि ये जो है लगातार एफिडेविट में दिए होंगे अपने चुनाव के जो हल्फनामे हैं, उस हल्फनामे में दिए होंगे कि हमारा एक जगह नाम है, और जब हल्फनामे में जब ये दर्ज होगा और एक के छुपाए होंगे, खास करके बांकीपुर के जरूर छुपाए होंगे क्योंकि वो चुनाव अभी लड़ रहे हैं लखीसराय से, तो ये स्पष्ट है कि उस हल्फनामे में जो है अपनी जानकारी छुपाई और आज उस पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। क्या उस पद से वो रिजाइन देंगे अपनी नैतिकता के आधार पर? अजीत अंजुम ने बिहार से एक नहीं कई रिपोर्ट की है एसआईआर को लेकर और कई दावों की पोल खोली। कहा तो उनकी शिकायतों के आधार पर आयोग को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन बदले में उन्हीं पर कार्रवाई करने की धमकी दी गई। दैनिक भास्कर ने भी रिपोर्ट छापी है कि एक ही घर में 250 वोटर मिले हैं। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में मकान नंबर 27 में 269 वोटर मिले हैं। इस पते पर अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं। एक मुस्लिम मतदाता भी रहता है। जमुई में बूथ नंबर 86 पर मकान नंबर 3 के पते पर 247 वोटरों के नाम है। दैनिक भास्कर ने मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी होने के बाद राज्य के करीब 150 बूथों की जांच की, जिसमें इस तरह के कई मामले सामने आए। इस रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर और जमुई के जिलाधिकारी का बयान भी छपा है। जवाब के नाम पर खानापूर्ति लगती है। यह खबर मध्य प्रदेश की है, भास्कर में ही छपी है। ऐसे 1696 पते मिले हैं जहां एक ही घर में 100 वोटर पंजीकृत हैं। 7.95 लाख पते ऐसे हैं जिन पर 20 से अधिक लोगों का नाम दर्ज है। बताइए, इतने बड़े स्केल पर गड़बड़ी है। रिपोर्ट में लिखा है फर्जी नामों की जांच होगी। कई जगहों से ऐसे मामले सामने आए। साफ है वोटर लिस्ट बनाने का काम पेशेवर तरीके से नहीं हो रहा है। जवाबदेही नहीं देखी जा रही है। जमकर मनमानी और धांधली चल रही है और किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। अगर एक्शन हो रहा होता तो बिहार में ही 3 लाख वोटर के घर के पते के आगे 0 कैसे लिखा आ जाता? चुनाव आयोग को क्यों लगता है कि लोग अब भूल गए हैं कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को लेकर शिकायत हुई तो इसी आयोग ने नोटिस जारी किया किसे? बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को। बैलेंस करने के लिए राहुल गांधी के भाषण की शिकायत पर नोटिस जारी किया किसे? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। हिम्मत ही नहीं हुई सांप्रदायिक भाषण देने के आरोपी प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सवाल कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था चुनाव आयुक्त ऐसा हो जो प्रधानमंत्री की भी जांच कर सके, लेकिन वैसा चुनाव आयोग था ही नहीं तो कैसे जांच करता? ऐसा चुनाव आयोग जरूर नजर आ रहा है जो नेता प्रतिपक्ष से शपथ पत्र मांग रहा है, देश से माफी मांगने के लिए कह रहा है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद मतदान पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर ने एक रिपोर्ट छापी। बताया कि 538 सीटों पर जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उनमें अंतर था। 362 सीटों पर कुल 5.5 लाख वोट कम गिने गए और दूसरी तरफ 176 सीटों पर 35,000 वोट अधिक गिने गए। इन सभी ने चुनाव आयोग से मांग की कि आप मतदान का आंकड़ा सार्वजनिक कीजिए, फॉर्म 17C की प्रतियां स्कैन कीजिए। 2019 चुनाव के अन्य मामलों के साथ इस मामले की सुनवाई अब अदालत में चल रही है। तो वोट चोरी का सवाल इतना हल्का भी नहीं है, सबका सवाल है। बीजेपी के समर्थकों को भी पूछना चाहिए, क्या वे चाहेंगे कि चोरी से कोई चुनाव जीते? तब फिर चुनाव होता ही क्यों है? मालिक जनता इसीलिए कही जाती है, उसके पास वोट का अधिकार होता है। अगर वोट का अधिकार चला गया तो वो मालिक नहीं रह जाएगी, उसकी हैसियत बंधुआ मजदूर की हो जाएगी। इसलिए वोट चोरी का यह मामला गंभीर है और इसकी जांच की मांग, पारदर्शी तरीके से जांच की मांग सबको